माय डियर IAS-PCS एस्पिरेंट्स, क्या नहीं आता यूपीएससी में और पीसीएस में? आप में से ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को पढ़ने में समय नष्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में कभी आता ही नहीं। यदि मेरा सूत्र आप अपनाएंगे तो आप वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आता है। SBBNR, एस फॉर सिलेबस, सिलेबस से बाहर नहीं आता, लेकिन सिलेबस ही इतना वाइड है कि उसको पढ़ने में 3 साल लग जाए। B फॉर बुक्स, 40-50 किताबें हैं कम से कम, NCERT नहीं, स्टैंडर्ड किताबें। NCERT सब स्टैंडर्ड है, बच्चों की किताबें, 12वीं क्लास तक के बच्चे ही कहलाते हैं। कॉलेज बाद में शुरू होता है जब एडल्ट होते हैं। IAS ज़रा ऊंची चीज़ है, बच्चों का खेल नहीं है। NCERT पढ़ के कोई IAS नहीं होता। मूर्ख बनाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा पढ़ाना आता ही नहीं है। 12वीं क्लास से ज़्यादा का सिलेबस वो पढ़ा भी नहीं सकते, इसीलिए वो कभी निकले नहीं हैं, सीधी बात है। तो SB, अगला B है बैक ईयर पेपर्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 से 5 साल तक के IAS और PCS के प्री और मेंस के बैक ईयर पेपर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, सॉल्व करना तो बहुत बाद की बात है, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं। IAS एस्पिरेंट की असफलता में सबसे बड़ा योगदान उस नासमझी का है जो इतिहास पढ़ते ही पैदा होनी शुरू हो जाती है और ले डूबती है। जैसे ही आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही उसमें तमाम लोगों के मत दिए होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ था, इनके अनुसार ऐसे हुआ था, उनके अनुसार ऐसे हुआ था, तिनके अनुसार ऐसे हुआ था, बिनके अनुसार वैसे हुआ था, जिनके अनुसार जैसा हुआ था। ऐसी वाहियात बातें सुनने को मिलती हैं। मैं इन बातों को वाहियात बातें मानता हूँ। हाउ फार आई एम कंसर्न विद दैट। IAS एग्ज़ाम एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। कलेक्टर वहाँ पर बैठ के फालतू की गली मोहल्लों की चुगलियाँ करने नहीं बैठता है कि वो बहुत बेकार उन्होंने थ्योरी दी है, उस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं। अब बताओ, उन्होंने ये कह दिया आर्य भारत के बाहर से आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहीं से आए थे। ये सब फालतू बकवास करने के लिए कलेक्टर नहीं बैठता है कभी भी। SSP के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो इस चक्कर में पड़े कि आर्य भारत से आए थे कि अंदर से आए, यहीं पैदा हुए थे। आर्य आए थे, हैं, दैट्स ऑल। नोमोथेटिक अप्रोच जो है उसका अध्ययन करना। IAS PCS बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसलिए ऐसे कोई प्रश्न नहीं आते ऑप्शनल छोड़ के। ऑप्शनल का मतलब ही है कि जो कुछ उस सब्जेक्ट में सब पूछा जाएगा। वहाँ तो पूछा जाएगा कि मोहम्मद तुगलक पितृहंता था या नहीं, इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। लेकिन GS की हिस्ट्री में हमारी बला से पितृहंता था या नहीं, राजा था, सुल्तान था, एक के बाद एक सुल्तान आते गए, हम उनका अध्ययन करते चले गए कार्यों का, दैट्स ऑल। वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। वस्तुनिष्ठ का मतलब वो नहीं टिक मार्क करने वाला। एक तो तुम लोग गलत फहमी में बहुत रहते हो, हर शब्द के लिए तुम्हारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ पाली हुई हैं। एप्टीट्यूड कहो नहीं कि रीजनिंग मैथ सोचते हो। ऑब्जेक्टिव कहो नहीं कि 4 ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो तथ्य कभी नहीं बदलता, वो ऑब्जेक्टिव है। और जिस तथ्य के तमाम सारे विश्लेषण होते हैं, तमाम सारे उसकी व्याख्याएं होती हैं, वो सब्जेक्टिव होता है। तथ्य सदैव ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव कहलाता है। मेंस सब्जेक्टिव है, एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, इसलिए वो सब्जेक्टिव है। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस मैं समझा चुका हूं बहुत बार। जब हम स्पेसिफिक चीज़ों को जनरलाइज करते हैं तो इंडक्टिव अप्रोच होती है, आगमनात्मक उपागम, और जब हम जनरलाइज चीज़ों को स्पेसिफिक वे में अप्लाई करते हैं तो ये डिडक्टिव अप्रोच होती है, डिड्यूस करते हैं, ये निगमनात्मक उपागम होता है।
तो यूपीएससी और पीसीएस के अंदर जो परीक्षा का नेचर है वो इन फालतू चीज़ों का नहीं है। कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ लगा है, अब ये राजा चंद्र का अभिज्ञान कीजिए। ये हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर में प्रश्न बहुत बार आया। आइडेंटिफाई किंग चंद्रा, उस पर चंद्र लिखा हुआ है। लेकिन जीएस के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा। नेचुरली आप सोच सकते हैं जिसमें यही नहीं पता कि कौन है वो चंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, या और कोई चौथे चंद्रमा निकल आए हैं, कोई नहीं जानता। अगर पूछा जाएगा तो ये कि चंद्र का स्तंभ, सम्राट चंद्र का स्तंभ जो है वो किस प्रसिद्ध सल्तनत कालीन स्थापत्य के पास स्थित है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर गिवन। अब मेंस में किस तरह के प्रश्न आएंगे? मेंस तो सब्जेक्टिव है, तुम कहोगे मेंस में तो सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल में पूछे जाएंगे। बट जीएस के अंदर एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इतिहास के प्रश्न कैसे हैं। इसी प्रकार से जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो इन बातों में मत उलझिए। जिन बातों में विद्वानों में मतभेद हो उन बातों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। इतिहास में केपी जायसवाल ने क्या कहा ये कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि केपी जायसवाल जो कहते हैं उसको सारे विद्वान काट देते हैं मिलके। मैं तो मजाक में ये कहता था केपी जायसवाल जो है उनके पास पुरानी सुराहियाँ हैं, कुछ घड़े वड़े, उनके टुकड़े ये गाड़ देते हैं जाके और फिर 2-4 साल बाद निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं खुदाई मिले। मजाक मैं कहा करता था मैं, क्योंकि उनकी एक भी बात किसी विद्वान ने समर्थित नहीं की। इसी बात में उनका नाम हो गया। पब्लिक एड में जैसे कि ड्रॉर ने जो है वो कुछ बातें कही हैं, लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ी, क्योंकि ड्रॉर समय से आगे चलते थे। केपी जायसवाल समय से आगे नहीं है, ये फालतू की बातें लिखी हैं इतिहास में उन्होंने। और मैं बता दूं कि मैं जब भी किसी विषय पे बोलता हूं तो ऑथेंटिक हूं इसलिए बोलता हूं। जिस विषय में मेरा पीजी नहीं है और पीएचडी नहीं है उस विषय में नहीं बोलता। और तुम्हारे जीएस में जितने विषय हैं उन सब में मेरा पीजी और पीएचडी है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, तभी मैं बात करता हूँ। अनऑथराइज्ड बात करने की मेरी आदत नहीं है। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जिन बातों में विद्वानों में मतभेद हो उनको छोड़ दीजिए। कुछ लोग इसी में बड़ी तीरंदाजी समझते हैं और 10 जगह पूछते हैं बैठ के चौबारों में, चौपालों में, अच्छा ये बताओ, गांव के बुजुर्ग पुलिया पे पैर लटकाए निठल्लेपन की बातें कर रहे हैं, कोई काम नहीं धाम नहीं, तुम निकले उधर से तो पकड़ लेंगे तुम्हें, ये बताओ। वो जो पूछेंगे वो निहायत अहमकाना सवाल होगा, अहमकाना, बेवकूफ़ाना, बुजुर्गों से क्षमा याचना सहित, क्योंकि उन्हें आईएएस के क्वेश्चन नहीं पता है। लेकिन बनते वो ऐसे हैं जैसे कि वो आईएएस कर चुके हों। तो आपसे जो प्रश्न वे पूछते हैं वो कभी आईएएस में नहीं आते। तमाम फेसबुक पर, रील्स में, इंस्टा पर ऐसे वाहियात प्रश्न दिए रहते हैं जिनमें ईयर भी लिखा रहता है। इस ईयर में आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया था। एक बार 5 ईयर 10 ईयर पेपर देख लो निकाल के, सब झूठ है, टोटल फैलाया गया झूठ। जितना झूठ आईएएस परीक्षा के बारे में फैलाया जाता है इतना झूठ शायद ही किसी चीज़ के बारे में फैलाया जाता है। झूठ का इलाज सच की एक किरण है। अंधकार टनों हो, चाहे जितने टन अंधकार हो, टन समझ रहे हो ना, वजन, लेकिन प्रकाश की एक किरण जिसका वजन 1 ग्राम भी नहीं होता वो सारे अंधकार को विनाश कर देती है। पूरे संसार का अंधकार सूर्य की एक किरण निकली और नष्ट हो गया। आप ज्ञान हासिल करिए। अगर कहीं बताया गया कि ये है तो आप एक बार पता कर लीजिए।
पिछले पेपर्स देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको कि प्रश्न वे नहीं है। प्रश्न ये हो सकता है ये इसका कि पेंटेड ग्रेवेयर जो बर्तन थे उनमें पेंटेड से क्या तात्पर्य है, ये पेंट किस चीज़ का था और इसको पेंट करने के लिए कौन से सामग्री इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल जिस शैली में बना है उसे पित्रादोरा शैली कहते हैं। ये तो प्री का क्वेश्चन हो गया कि कौन सी शैली है। मेंस का प्रश्न यह आएगा कि पित्रादोरा शैली अन्य शैलियों से किस प्रकार भिन्न है। प्री का क्वेश्चन ये बनेगा कि अशोक के का वो कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें लिपि दाहिने से बाएं लिखी गई है, कौन से स्तंभ लेख हैं जिनमें। मेंस का प्रश्न ये आएगा कि लिपियां बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस विभेदीकरण के पीछे लिपियों का इतिहास वर्णित कीजिए कि वो लिपियां कहाँ से आई हैं। जैसे अरबी फारसी है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है, उसी से उर्दू आई। प्री का प्रश्न बनेगा तो ये कि पामीर गांठ से इनमें से कौन सी पर्वतमाला नहीं निकलती है। मेंस में आएगा तो ये कि पामीर गांठ से निकलने वाले पर्वत किस किस कालखंड के हैं, उनके कालखंडों का विवेचन कीजिए और पर्वतोत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ऑरोजेनिक्स, उन पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है उसके मुख्य कारण क्या हैं, इस पर प्रकाश डालिए। भूगोल की किताब पढ़ेंगे तो ये होगा कि इस उत्पत्ति के बारे में, पामीर पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में फलाने विद्वान ने ये कहा है, उन विद्वान ने ये कहा है, इन विद्वान ने ये कहा है। विद्वान है आपस में सर फोड़ते ही हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वी आर कंसर्न्ड विद नोमोथेटिक अप्रोच, व्हाट इज। हम ज़रा डीप में जाते हैं। मैं जब भूगोल पढ़ाता हूँ अपने पेड क्लासेस में तो मैं भूगोल के अंदर जियोग्राफिकल केमिस्ट्री लेता हूँ। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इंट्रूसिव एक्सोथर्मी और एक्सट्रूसिव एक्सट्रोथर्मी, इंट्रूसिव एंडोथर्मी, एक्सट्रूसिव एंडोथर्मी, एक्सोथर्मी, ये तमाम बातें मैं डिस्कस करता हूँ। पवन का प्रवाह, फेरल का नियम आप पढ़ लेते हैं और बस छुट्टी हो जाती है। लेकिन क्यों होता है ये बार्नौली की थ्योरम बताती है। मैं तो बताता हूँ सब चीज़ें। और जब आप परीक्षा में जब चिंतन वाले प्रश्न आते हैं, सब चिंतन वाले ही आते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तब आपको अद्भुत प्रकार का ज्ञान परीक्षक के सामने देने का मौका मिलता है और परीक्षक से अद्भुत प्रकार के नंबर लेने का मौका मिलता है और फिर अद्भुत प्रकार से मेरी ही तरह सायरन, होटर, नीली बत्ती और शानदार पद और जनता पर राज करने का मौका मिलता है। ये राज ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए बहुत चिंतन की ज़रूरत है, अंदरूनी चिंतन की ज़रूरत है, इंट्रूसिव थिंकिंग की, बड़ी चीज़ें हैं। तो विद्वानों में मतभेद जहाँ है वो नहीं पढ़ना है, परीक्षाओं में नहीं आता है। हाँ, कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है जो बहुत वेल नोन चीज़ है, उस पर कभी कोई प्रश्न आ सकता है कि इन्होंने क्या कहा है। सामान्यतः ये तब आता है कि जब किसी बात पर दो मत होते हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रकृति में द्वंद्व है, इस बात को भौगोलिक उत्पत्ति के सिद्धांतों में किस विद्वान ने प्रयोग किया है। प्रकृति और पर्यावरण का संबंध आपस में क्या है, इस संबंध पर विभिन्न विद्वानों के विचारों की चर्चा कीजिए। ये ठीक है क्वेश्चन, मेंस का ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ऑप्शनल का नहीं, जीएस का। मैं ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न ठीक है। लेकिन निष्कर्ष पे पहुंचने वाली बात, जीरो का आविष्कार किसने किया। अब हम तो मनोज कुमार के मानने वाले हैं, उनके भक्त ठहरे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
हमने मान लिया भारत ने 0 दिया। हम क्यों ढूंढने लगे कि न्यूमरल्स को अरेबिक न्यूमरल्स क्यों कहा जाता है? हो सकता है कल को इसे देशद्रोह कहा जाए। अरेबिक न्यूमरल्स भारत में देवनागरी लिपि के साथ में जो न्यूमरल्स प्रचलित हैं, जिन्हें आप 1 2 मेरी तरफ से 3 इस तरह कहते हैं, ये अंग्रेजी न्यूमरल्स नहीं है। रोमन तो वो होते हैं, एक्स लिख के 10 लिखते हैं, जो वो रोमन है। ये जो 1 2 3 4 5 आप लिखते हैं, ये अरबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। आईफोन आईपैड में तो बड़ा अजीब है, अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर ले तो वही 1 2 3 ये दिखाई देते हैं। बड़ी मुसीबत होती है टाइप करने की, बार बार चेंज करते रहिए हिंदी से अंग्रेजी। अगर साथ साथ में मान लो मुझे लिखना है कि ये घटना 2019 की है, तो 2019 लिखने के लिए मुझे फिर इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी हिंदी में लिखना पड़ेगा। भाई मुझे तो यही पता है, अगर किसी को मालूम हो कि हिंदी सेलेक्ट किए हुए जो रोमन में लिखते हैं और हिंदी में टाइप होता है, वो सेलेक्ट किए अगर अरेबिक न्यूमरल्स टाइप करने का कोई ऑप्शन होता हो आईफोन में, तो मुझे बता दें। मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ इस चीज़ से। तो वो अरेबिक न्यूमरल्स हैं। नेट पे आप सर्च करिए तो शून्य का इतिहास आपको मिलेगा। तो भारत में 0 का आविष्कार हुआ, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। शून्य तो खला है, और खला की कंसेप्ट तो तमाम सारे दर्शनों में है बहुत पहले। मैथमेटिक्स में जो 0 है लिया गया है, वो खला की कंसेप्ट से लिया गया है, शून्य के कंसेप्ट से लिया गया है, खालीपन की कंसेप्ट से लिया गया है। ये अब आप देखिए, इसको मैं कमेंट्स में कोई बहस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतनी टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा। आपकी जो मर्जी है मानते रहिए। मनोज कुमार को फॉलो करिए, उन्हें करिए, पूर्व पश्चिम। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इस पर तो विवाद है, अभी भी इस पर कोई निश्चित मत है ही नहीं कि कहाँ से आया, तो ये परीक्षा में नहीं आएगा। वी कैन नॉट से ऑब्जेक्टिवली। एक बहुत सीधा सा रीज़न है जो मैं इतिहास पढ़ाते समय बताता हूँ पेड क्लासेस में। E.H. कार की किताब अगर पढ़ लें, E.H. कार इतिहास के ऊपर दर्शन है उनका। इसके अलावा भी मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, तो मुझे ये बात क्लियर हुई शुरुआत में ही जब इतिहास पढ़ना शुरू किया पीजी करने के लिए, तो समझ में आया कि किन्हीं घटनाओं का वर्ष क्यों नहीं पता लगता है। भाई ईसा मसीह पैदा हुए जिस समय, उसके बाद से हमारे पास एक कैलेंडर है जो लगभग पूरे विश्व में प्रचलित है। 2021 में हम बैठे हैं, तो ये वही कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहते हैं। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, हमें ये पता है कि वो फलानी घटना किस सन में हुई थी, तो हम ये बता देंगे। लेकिन विक्रमी संवत शुरू हुआ विक्रमादित्य से, शक संवत शुरू हुआ शक सम्राट से, फलाने महाराजा ने अपने गद्दी बैठते ही एक संवत शुरू कर दिया। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि आगे चलकर जो पहले वाले हैं, ईसा मसीह से पहले जो पैदा हुए हैं, उन्हें थोड़ी पता कि हमारे जब हम गद्दी बैठे हैं इसके इतने 100 साल बाद जो है ईसा मसीह पैदा होंगे और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर चलेगा, तो वो ये थोड़ी लिखेंगे। उनके दरबार के जो लोग हैं जब इतिहास लिखेंगे, उस समय का करंट अफेयर्स जब लिखेंगे कि आज दरबार में क्या हुआ, तो ये थोड़ी लिखेंगे कि आज जो है 300 BCE में, 300 ईसा पूर्व में आज इस दिन ये हुआ। उन्हें क्या पता कि आगे चल के कोई ईसा मसीह जैसे महान विभूति और एक धर्म संस्थापक उत्पन्न होंगे, ये उनको क्या पता। तो वो तो अपने महाराजा को मानते हैं कि महाराजा सिंहासन पर बैठे, इसके पहले साल में उन्होंने ये किया, दूसरे साल में ये किया, तीसरे साल में ये किया। अब महाराजा सिंहासन पर कब बैठे ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्टिव फैक्ट है। इसका पता ही नहीं चलता कि महाराजा सिंहासन पर जो बैठे थे तो कितना पुराना मामला है। और इस तरह के जो ग्रंथ हैं, इनकी कार्बन डेटिंग आसानी से नहीं होती है। जब कागज़ नहीं था तब क्या करते, बहुत सारी चीज़ें पत्तों पे लिखी गई थी, वो बायोडिग्रेडेबल है, नष्ट हो गए। लकड़ी के महल थे, वो मौर्य काल में लकड़ी की इमारतें बहुत सारी नष्ट हो गई, बायोडिग्रेडेबल थी। सेलुलोज होता है, डिकम्पोज हो जाता है। कार्बन डेटिंग, मैं केमिस्ट्री का मूलतः तो मैं केमिस्ट्री का व्यक्ति हूँ,
सबसे पहला तो केमिस्ट्री का ही हूँ, तो कार्बन डेटिंग भी प्लस माइनस बहुत सारा होता है, वो भी बड़ी लंबी। फिर यूरेनियम डेटिंग होती है, जो तुम लोग डेटिंग करते हो, उसके अलावा इन 2 डेटिंग को और जान लो। ये 2 डेटिंग एग्जाम में आती हैं, है ना। एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता है। हम लोग फिर से ईसा मसीह को बेंचमार्क मानकर उनके जन्म को और ईसा पूर्व की कैलेंडर हम लोगों ने टाइमलाइन ईजाद कर ली। ईसा पूर्व 500 में पैदा हुए, ईसा पूर्व 400 मर गए, 100 साल जिंदा रहे। ये बात जिन IAS एस्पिरेंट के समझ में नहीं आती है तो बेटा कोई और एग्ज़ाम देख लो, ये आपके बस का नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि ईसा पूर्व जो है वो उल्टा क्यों चलता है, 400 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे और 430 ईसा पूर्व में 400 ईसा पूर्व में बैठे सिंहासन पर और 350 ईसा पूर्व में खिसक लिए, 30 साल जिंदा रहे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, और यही मैं कहता हूँ कई बार कि ये बातें CBSE के बच्चों को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, ICSE के बच्चों को, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं, उन्हें ईसा पूर्व तक क्लियर नहीं। मैं 21 साल से देख रहा हूँ क्लास में कि हिंदी मीडियम के छात्रों को ईसा पूर्व और ईसवी सन में अंतर नहीं पता होता, ज़्यादातर को समझ ही नहीं पाते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ता ही कि 100 ईसा पूर्व में कोई घटना प्रारंभ हुई और 70 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गई। ये कैलेंडर उल्टा क्यों चलता है? किसी का जन्म 100 ईसा पूर्व में होता है और 50 ईसा पूर्व में उसका 50 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है, तो ये उल्टा कैसे है? ये माइनस टेम्परेचर जैसा है। -10 डिग्री के पानी को अगर गर्म करेंगे और 2 डिग्री गर्म करेंगे तो -8 हो जाएगा, बस यही यहाँ पर है। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यही जिन्हें रॉकेट साइंस लगती है तो बेटा IAS में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बड़ी समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी। करियर बदल लीजिए, मेरी राय है। और कोचिंग कुछ नहीं कर पाएगी इसमें, क्योंकि इतना कॉमन सेंस अगर नहीं है तो IAS का स्पेसिफिक सेंस तो गेन होगा ही नहीं, ये जान लीजिए। मैं इस मामले में बहुत कठोरता से बोल देता हूँ, इसलिए लोग मुझे डिसलाइक करते हैं, और वीडियो को डिसलाइक ही नहीं करते हैं, चैनल भी अनसब्सक्राइब करते हैं। उनका बस चले तो चैनल को फाड़ डालें, क्योंकि उनको लगता है कि मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ, आपके पैसे बचा रहा हूँ और आपका समय बचा रहा हूँ, क्योंकि आप वो चीज़ हाथ में लेके बैठे हैं जिस चीज़ के लिए, जैसे किसी को ABCD ना आती हो, वो कहे कि मैं पूरा जो है अंग्रेज़ी साहित्य पूरा अभी 2 महीने में पढ़ डालूंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो कृपया ये ध्यान दीजिए कि कॉमन सेंस भरपूर हो आप में, और स्पेसिफिक सेंस डेवलप करने के लिए आपके पास समय हो, नष्ट करने के लिए यारों दोस्तों के लिए समय ना हो आपके पास, तभी आप आगे बढ़ने की सोचिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। यहाँ तो मैंने नमूने के लिए बताई, सैम्पल पेड क्लासेस में जाने कितनी चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें कभी नहीं आएंगी। कोई अध्यापक इस बात का रिस्क नहीं लेता, और मुझे इस बात पर ईश्वर की कृपा से गर्व है कि मैंने जिन चीज़ों को मना किया है कभी एग्जाम में नहीं आई आज तक। कोई रिस्क नहीं लेता, कोई नहीं बताता ये नहीं आएगा। वो सोचता है अगर आ गया तो बदनामी होगी। आ गया तो प्रोबेबिलिटी है, आज तक तो आया नहीं है। कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है। हाँ, अब समय बदल रहा है। CAPF के एग्ज़ाम में बंगाल के चुनावों पर विचार पूछा गया, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर विचार पूछा गया। वाहियात प्रश्न है, ये सब प्रश्न नहीं आने चाहिए परीक्षाओं में। अब अगर ऐसे प्रश्न आते, मुझे नहीं पता ये न्यूज़ सही है गलत है, मुझे ये भी नहीं पता। आजकल तो गलत फेक न्यूज़ भी चलती है, लेकिन मैंने कहीं सुना था किसी ने पेपर भी फर्जी हो सकते हैं जो आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है उसके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। विपक्ष की चाल भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे पूछे गए प्रश्न तो गलत है। इनको तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे मैं आपके समक्ष हूँ सत्य बताने के लिए। थैंक यू।